दिल्ली में मौसम तो सर्द है, लेकिन चुनावी राजनीति बहुत गर्म हो गई है। लगातार चुनाव आयोग के पास शिकायतों का अंबार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जितने कानून इस बार इलेक्शन में टूटेंगे, वो भी शायद एक रिकॉर्ड बनाएगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र श्योरान। रविंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र पर पहली बार। और बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि रविंद्र भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र का अपना यूट्यूब चैनल भी है। आप लोगों से अनुरोध भी है कि अब क्योंकि यूट्यूब में आप लोगों के पास आज़ादी है सभी को देखने की, तो रविंद्र भाई का यूट्यूब चैनल जॉइन कीजिए और उनके विचार वहाँ पर जानते रहिए। रविंद्र भाई, आज जो विशेष बातचीत हम लोग करना चाह रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन को लेकर केवल मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि आज सवेरे-सवेरे नई दिल्ली के उम्मीदवार बीजेपी के प्रवेश शाहिद सिंह वर्मा अपने घर से निकले नामांकन के लिए। वो पहले पहुंचे वाल्मीकि मंदिर, वहां पर टीवी कैमरों की भीड़ के सामने उन्होंने लोगों को जूते बांटे, एकदम खुलेआम जूते बांटे, उनको जूते पहनाए। उसके बाद उन्होंने खुलेआम कहा कि हाँ, मैंने जूते बांटे हैं, वो ठंड के दिन है तो मैंने उनको जूते बांटे। क्या इस तरीके से आपने पहले कभी देखा दिल्ली में? आप तो सालों से जर्नलिज्म करते रहे हैं। अ, धन्यवाद, नमस्कार विक्रांत भाई, आपने मुझे अपने इस शानदार चैनल पर आने का सौभाग्य दिया। बहुत धन्यवाद हूँ आपका और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बधाई। बहुत शानदार आपने शुरुआत की है और जिस तरह का शुक्रिया। जर्नलिज़्म हम लोग आपका फ़ॉलो करते रहे, अलग-अलग चैनल्स में आप रहे, संसद से लेके सड़क तक लगातार आपकी जर्नलिज़्म की तूती बोलती रही। तो उसके बाद जब आप नए प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, तो मुझे लगता है वहाँ भी उसी शानदार पत्रकारिता को जारी रखेंगे और नए मुकाम हासिल करेंगे। लोगों को जो उनके इख्तियारात हैं, जो कि चौथे स्तंभ की ज़िम्मेदारी है दिलाना, वो आप लगातार दिलाते रहेंगे। जी। आप और शरद शर्मा दोनों, जो बहुत ही शानदार पत्रकार हैं, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने काम किया है और हर मुद्दे को उठाया है। अलग-अलग चैनल में आप रहे और तमाम मुद्दों को उठाया। मैं लगातार आपकी जर्नलिज़्म को फ़ॉलो करता रहा हूँ। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई आपको। बहुत-बहुत आभार। तो विक्रांत भाई, बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बात कही। वो एक किस्सा है हरियाणा में ना, बोले एक कोई कारोबारी था, हुँ। बड़ा अमीर था। तो उससे पूछा, भाई साहब, आप जब भी आपके पास कोई आता है तो आप उसको सोने की गिन्नी दे देते हो, ऐसा क्यों? बोला, भाई मेरे पास है, तो मैं दे हुँ। देता हूँ। तो वही बात है, हाँ, ये प्रवेश वर्मा के पास पैसा है तो वो दे रहे हैं हाँ। और जिसके पास पैसा नहीं है वो दे नहीं सकता। लेकिन और रविंद्र भाई, इन्हीं फिर तो मुश्किल बहुत हो जाएगी हाँ, इस मैं वही हिंदुस वही जिसके पास पैसा है वो दे रहा है, जिसके पास पैसा है वो नहीं दे सकता और इन्हीं को बराबर करने के लिए चुनाव आयोग की जरूरत हुँ, है। इसी काम के लिए चुनाव आयोग बना है। चुनाव आयोग का और कोई काम नहीं है भाई। वो इसीलिए बना है कि जिस आदमी के पास संसाधन हैं और जिस व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है, उन दोनों को जब आप खड़ा करो तो वो जमीन समतल, दोनों के लिए एक जैसी जमीन। इसी की वजह से आज जो है हिंदुस्तान टीएन शेषन जैसे व्यक्ति को याद करता है, हुँ। जिन्होंने सत्तारूढ़ उस जमाने में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी थी, उसके उनके कहने के मुखालफत में जाके उस वक्त उन्होंने वोटिंग के लिए आई कार्ड इंट्रोड्यूस किया और कितने लोगों के उस वक्त जो थे वो फर्जी वोट कट गए, लेकिन वो अपनी जुबान पर कायम रहे और कि शेषन वर्सेस नेशन पॉलिटिकल हुँ, पार्टीज ने लगाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको याद होगा। तो आज जरूरत है उसी तरह के इलेक्शन कमीशन की, जो आज हिंदुस्तान में नदारद है, वो कहीं है नहीं। अगर इस तरीके से इलेक्शन में पैसे बांटे जाएंगे, जूते बांटे जाएंगे, कैश या काइंड दिया जाएगा, तो आप बताइए, फिर तो अडानी अंबानी तो कोई चुनाव हारेंगे ही नहीं। हुँ, हमारे लिए, आपके लिए विक्रांत भाई, कहां जगह रहेगी हुँ, इस देश में, जमहूरियत में? वो आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, उसके लिए गुंजाइश तो बचेगी ही नहीं। अगर बिल्कुल। पैसे का इतना बोलबाल, और पैसा तो छोड़ दीजिए, 2 नंबर पे बोलता हूं पैसा, हुँ, पैसे का वादा तक करना भी, हुँ, देना तो बहुत ही दूर बात हो गई, हुँ, कैश या काइंड देना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर उसके बारे में आपने कोई अल्योरमेंट किया है, आपने कोई इस तरह की बातें अपनी जबान से बोल दी हैं कि चुनाव के बाद आपको ये पैसा दे दिया जाएगा या ये आपको सुविधा दी जाएगी, वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। पैसा और ये चीजें देना तो बहुत दूर की बात है, ये तो हुँ, भूल ही जाइए। लेकिन ये बात हम लोग जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जिस देश में चुनाव आयोग हो हुँ, और वो चुनाव आयोग नियमों का पालन करवाना जाने। हुँ।
वो चुनाव आयोग ऐसा ना हो कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ तो वो एफआईआर दर्ज कर दे और हुँ, दूसरे के खिलाफ जो विरोधी पक्ष का जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ जांच चलती रहे। वो इस तरह का आवरण ना ओढ़े कि लोगों को निष्पक्ष कहने में भी शर्म आए। हुँ, आज की तारीख में वही हालत है। कल भी मैं एक डिबेट में था विक्रांत भाई, और उनने यही सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप सवाल उठाते हो तो आप सवाल वहां क्यों नहीं उठाते जहां पर ऑपोजिशन पार्टी जीत जाती हैं। हुँ। और मुझे लगता है यही बात बहुत गलत है पत्रकारों की, बिल्कुल, मेरी बिल्कुल, और आपकी और हमारे बिल जैसे हजारों साथियों की, कि इलेक्शन कमीशन का काम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो इलेक्शन प्रोसेस का छोटा सा कंपोनेंट है। बिल्कुल, शायद हम भूलते जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने आप में संवैधानिक संस्था है, उसके अपने अधिकार हैं और किसी सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल इससे उसका कोई लेना-देना नहीं हो सकता। उसका काम है देश में एक निष्पक्ष चुनाव ना केवल करवाना बल्कि निष्पक्ष चुनाव करते हुए दिखना भी। विक्रांत भाई, जो हिंदुस्तान का संविधान चुनाव आयोग को बनाता है, हुँ, वही हिंदुस्तान का संविधान मुझे उससे सवाल पूछने का अधिकार देता है। हुँ, मुझे जो अधिकार दिया गया है वो संविधान से मिला है ना। जी। मेरा मौलिक अधिकार है। हुँ, हिंदुस्तान की संविधान सभा 167 दफा बैठी थी। हुँ, 2 साल 11 महीने तक बैठी और सबसे ज्यादा जिस मसले पर चर्चा हुई थी वो मौलिक अधिकार था। बी और मौलिक अधिकार विक्रांत भाई, उसके अंदर मुझे ये अख्तियार है, अगर कोई क्राइम होता है मुझे ट्रायल कोर्ट जाना पड़ेगा। हुँ, अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, करप्शन होता है, मुझे ट्रायल कोर्ट जाना पड़ेगा, लोअर दर्जे के कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है तो संविधान मुझे सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत देता है। बिल्कुल आप देता बताइए, है। इतना बड़ा अख्तियार मुझे दिया है। और हुँ, मेरे मौलिक अधिकार को, मेरे फंडामेंटल राइट को सेव करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो बीजेपी की है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है। मेरे मौलिक अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और अगर स्टेट में है तो वो उस सत्तारूढ़ पार्टी की है जिसकी सरकार। रविंद्र भाई मुझ हम अभी बात कर रहे हैं इसी अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, इन्होंने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट मैं आपको पढ़ रहा हूँ कि भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी-चोरी, चुपके-चुपके बीजेपी के ट्वीट को रिट्वीट करने चालू कर दिए। तो बेसिकली ये एक ट्वीट है जो दिल्ली बीजेपी का ट्वीट है ये, और दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा, बांसुरी स्वराज एंड ओम प्रकाश पाठक मेट ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और उसको रिट्वीट किया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नई दिल्ली के ट्विटर हैंडल से। तो बताइए आप। इस तो ये चुनाव आयोग बीजेपी के नेता जो मिलने गए उसको रिट्वीट कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन संजय सिंह ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया है। कल सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी कार्यालय में औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, कितनी कितनी हैरानी की बात है। ये देश जिसमें जिसके इलेक्शन कमिश्नर्स को, विक्रांत भाई, हुँ, दुनिया भर के मुल्क बुलाते थे ट्रेनिंग देने के लिए जी, कि जी। भैया आप आइए और हमारे हमारे देश में आके आप ट्रेनिंग दीजिए कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं। हुँ, अब वहां पर जो अधिकारी आज सेवा में हैं, वो इलेक्शन कमीशन के, वो बीजेपी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, छोड़ दीजिए बीजेपी, और हाँ, मैं कहता हूं छोड़िए संजय सिंह को, हमें संजय हाँ, सिंह से मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है इस देश हाँ, में। संजय सिंह के लिए चुनाव आयोग नहीं है, बिल्कुल। बीजेपी के लिए चुनाव आयोग नहीं है। अरे चुनाव आयोग मेरे लिए है, हाँ, मेरे जैसे सवा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए चुनाव आयोग है। हुँ, बीजेपी तो आज है भाई साहब, हुँ। बीजेपी तो 1980 के पहले नहीं थी। आम आदमी हाँ, आज पार्टी तो दो, सत्ता में कोई है, कल कोई आएगा। मैं कहता हूं सत्ता भी छोड़िए, हाँ, 1980 के पहले बीजेपी नहीं थी, ठीक, बिल्कुल ठीक, 2012 के पहले आम आदमी पार्टी नहीं थी, उसके बिल्कुल, पहले कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। चुनाव आयोग था कि नहीं था? बिल्कुल था। चुनाव आयोग तो देश के लिए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोगों को इस तरह की डिबेट में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। चुनाव आयोग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, मैं फिर कह रहा हूं, एक छोटा सा कंपोनेंट है। हुँ, चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है। चुनाव आयोग इस देश की आवाम के लिए है। हमको, मैं अगर विदेशी हूं, अमेरिकी नागरिक हूं, मैं हिंदुस्तान आता हूं, मुझे सब अधिकार मिलेगा, मुझे वोट डालने का अधिकार मिलेगा,
कभी नहीं मिले। बिल्कुल, रहने कभी दिया नहीं। जाएगा मुझे, मुझे हुँ, यहाँ पे कमाने दिया जाएगा, मैं टैक्स बिल्कुल, दे सकता हूँ, मैं सब कुछ सारे कर काम कर सकते हैं। सकता हूँ, वोट नहीं डाल हाँ, सकता हूँ। ये बिल्कुल। इतना इतना पाक अधिकार है विक्रांत भाई, इससे पवित्र अधिकार नहीं है कोई। और हुँ, उस अधिकार की इस तरीके से वायलेशन हो रही है और मेरी सरकार देख रही है, हुकूमत देख रही है। और देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, वो इतने बड़े एग्जाम्स को पास करके आते हैं, इतने हुँ, बुद्धिमान लोग होते हैं। वो लोग भी क्या इस संविधान को नहीं समझ रहे? ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और इलेक्शन कोई जीते कोई हारे, लेकिन कम से कम प्रोसेस तो फेयर हो। और ना हुँ। हो भाई साहब, फेयर दिखे तो सही। वो सवाल जब खड़े किए जाएं, सवालों के जवाब तो दे दें। जब आप और हम जैसे पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो सवालों के जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है, वहां वो मन्नाडे बन जाते हैं। बताइए अब हम क्या करें, किससे सवाल हाँ। पूछें? तो ये स्थितियां बन गई हैं इस देश में सर, ये चिंता बकाया की बात बकायदा है। चुनाव आयोग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो शायरी भी ट्वीट की जाती है जो चुनाव आयुक्त जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। अब बकायदा उस देखिए, शायरी को ट्वीट किया जाता है। अब ये बहुत चिंता की बात है और बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी है कि भाई इलेक्शन का पूरा जो और ये फिर बात, इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई गड़बड़ी है या नहीं है, ये मामला केवल ईवीएम का नहीं है विक्रांत भाई। हुँ, बिल्कुल, ईवीएम भी उसका एक कंपोनेंट है, छोटा सा बिल्कुल। पार्ट है ईवीएम। हम हुँ, तो बात कर रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस की। हाँ, इलेक्टोरल प्रोसेस उस दिन से शुरू होता है जब एक आदमी का एक वोट बनता है, हुँ, वोट से लेके और वोट डालने तक। वोट डालने के बाद भी चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है? अगर आपने वोट डाल दिया, वोट डालने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको, कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति अगर आपको वोट डालने के बाद भी उनकी गाड़ी में छोड़ के आता है, तो भी वो भी वायलेशन है। हुँ। खाली वोट डालने तक सीमित नहीं है, वोट डालने के बाद भी आपके ऊपर नजर रखी जाती है। इतना ज्यादा फेयर बनाने के लिए नियम बनाए गए, लेकिन रवि उनमें से कोई नियम का पालन नहीं हो रहा। ये बहुत ही चिंता की बात। रविंद्र भाई, हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक दल कोशिश करते हैं चुनाव के दौरान कि अपने जो समर्थक हैं उन सबको घरों से निकाल करके बूथ तक पहुंचा दें और जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है जो यानी आपकी विपक्षी राजनीतिक पार्टी है उसके समर्थक घर से अपने ना निकल पाए, यहां तक ये सब हमने देखा था। लेकिन दिल्ली के इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं, वोट जोड़े जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र चुनाव में भी उठा, ये हरियाणा चुनाव में भी उठा, लेकिन वहां पर चुनाव के बाद उठा तो साफ निकल गया, उसके बाद लकीर पीटी गई। लेकिन अब ये चुनाव से पहले उठा है। ये इस बार ये ये उम्मीद है आपको कि चुनाव बिल्कुल। आयोग या ये निर्णायक अपने अंत तक, परिणति तक पहुंचेगा, इस मामले में सच सामने आएगा? देखिए, ये बात तो केजरीवाल ने सीखी। इस हम्म, बात के लिए तो हमको धन्यवाद देना ही पड़ेगा कि कम से कम उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों पर पहले कांग्रेस पार्टी सोती रही। हम्म, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एलिगेशन लगाती रही कि चुनाव की लूट हुई। महाराष्ट्र में एलिगेशन लगाया कि चुनाव की लूट हुई है। लेकिन उस लूट को रोकने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हम्म, केजरीवाल ने कम से कम ये समझदारी दिखाई और उन मुद्दों को केजरीवाल ने चुनाव से पहले उठाया। और हम्म, उठाया भी इतना मजबूती के साथ कि वो कई बार मुख्य धारा के मीडिया में हेडलाइंस बने, उन पर चर्चाएं हुई, डिबेट हुई। वो कम हम्म, से कम पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, इलेक्शन डिस्कोर्स का हिस्सा बने। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और इससे चुनाव आयोग पर कम से कम इतना प्रेशर तो पड़ेगा कि जो फर्जी वोट बनने की संभावना थी, वो उस वो पर कुछ ना कुछ लगाम लगेगी। हम्म, और हम्म, उस पर लगाम लगेगी तो चुनाव की निष्पक्षता कहीं न कहीं तो हम लोग उसको ये आम आदमी पार्टी या बीज कांग्रेस पार्टी उसको मैनेज करने में कामयाब होंगे। तो ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तो किसी बात का ना कोई जवाब दिया जा रहा है और ना उनकी तरफ से हम लोगों को प्रयास देखने को मिलते हैं कि वो लोग हम्म, चुनाव की सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जब इश्यूज को रेज करती हैं, और बल्कि फिर मैं कहता हूँ, जब चुनाव को जीत जाएगा तो उसके बाद कहना शुरू कर देंगे कि भैया एक संगठन ने 50,000 कॉन्फ्रेंस करी, उनके बड़े नेताओं ने जाति हिसाब किताब चेक कर लिया, धर्म संप्रदाय के लिए हिसाब से वोट डाल दिए, उनका बूथ मैनेजमेंट बड़ा अच्छा था, उनके मंडल अध्यक्ष बड़े अच्छे थे और इस वजह से चुनाव जीत गई। और ये धांधली जो है ये सारी चली जाती है पीछे। लेकिन इस पूरे इलेक्शन के जो मसला है वोटिंग का, फर्जी वोटिंग का, उसको सेंटर स्टेज पर लेके आने में कम से कम केजरीवाल कामयाब रहे हैं। और भी कांग्रेस पार्टी को भी जो निष्पक्ष चुनाव है, उसके लिए इस बात का कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। और कई बार वो मुझे लगता है संदीप दीक्षित इस बात को बोलते भी हैं और जी, कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन भी किया। समर्थन भी किया। रविंद्र भाई, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जब चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी दिल्ली में, तब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ₹1100 नकद बाँट रहे थे अपने घर पर और उसका ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। देश की मीडिया वहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सामने आए,
कोई रास्ता शायद नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने एनजीओ के एवज में ये पैसा दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन कानून है, उसको भी देखें तो नगद पैसा तो मेरे ख्याल से किसी कानून के तहत आप नहीं बाँट सकते, कि कोई हिसाब-किताब तो होना ही चाहिए। लेकिन उस समय चूँकि चुनावी आचार संहिता नहीं थी, तो चुनाव आयोग शायद सामने नहीं आया। लेकिन क्या चुनाव से पहले इस तरह से खुलेआम पैसे बँट सकते हैं? और क्या उसी घटना के कारण, क्योंकि कुछ नहीं हुआ, उनका साहस इतना बढ़ा कि अब जब चुनावी आचार संहिता लगी है, तो जूते और चादर बाँटने के विज़ुअल सामने आ रहे हैं? विक्रांत भाई, जो एनजीओज़ बनती है ना, हुँ, एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटी, ये बनती हैं समाज की सेवा के लिए। जी। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो हर आदमी तक पहुँच सके। उनको सपोर्ट करने के लिए ट्रस्ट, एनजीओ और सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, ताकि वो आम आदमी को मदद कर सकें। हुँ, अब ये जब ट्रस्ट बनाए जाते हैं, या एनजीओज़ और सोसाइटी जब रजिस्टर की जाती है, उस वक़्त उसको एक संविधान बनाना होता है। हुँ, जब रजिस्टर करोगे तो एक संविधान बनेगा। जी। आप संविधान के हिसाब से आप एक एरिया तय करते हो कि जी मैं इस इलाके में काम करूँगा। हुँ, ये मेरा संविधान है और मैं इस इलाके में और इस दायरे में काम करूँगा। ये मेरे काम करने के काम, जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर सकता हूँ, हुँ, या मैं बीमार की मदद के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, कोई भी आप अपना 5 एक एजुकेशन के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में आप चूज़ कर, वो उन्होंने किया होगा। कोई भी सोसाइटी, एनजीओ रजिस्टर जब करता है, तो वो कम से कम ये तो रजिस्टर नहीं करता होगा कि मैं पैसे बाँटूँगा। जी। इस काम के लिए तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं कर होता सकता, होगा। वो तो बिल्कुल। करेगा नहीं, ना वो कर हाँ, सकता है, एक। ना वो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा, रजिस्ट्रेशन में ये लिखेगा। हुँ, तो ये इस तरीके से पैसे बाँटना सरासर गलत है। वो और अगर उन्होंने ऐसे पैसे बाँटे हैं, तो ये उस अब देखिए ये इसमें केजरीवाल खुद अगर भी की तो मान रहे हैं। बात ही नहीं है रवीन भाई, वो पैसे हाँ, ये तो बँटते हुए बातें हैं। हमने देखा और ये तो उन्होंने कहा बातें कि हाँ, मैंने वो खुद बाँटे ही हैं। मान रहे हैं, हाँ, वो खुद ही मान हाँ, रहे उन्होंने खुद हैं। ही इसमें माना। अब देखिए, अब ये बात यहाँ पर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की भी, उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो सोसाइटी रजिस्टर हुई है, हाँ, जो सोसाइटी रजिस्टर हुई है, वो तो डीएम के ऑफिस में हुई है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इनके पिताजी ने अगर करी होगी, तो वो तो मुंडका के रहने वाले थे, उसी इलाके में उन्होंने की होगी। जैसे इन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने रजिस्टर हुँ, किया है, स्वर्गीय चौधरी साहब सिंह वर्मा जी ने, तो उन्ह वहीं पर की होगी। तो वहाँ पर जो रजिस्टर की होगी, तो उसके डॉक्यूमेंट्स तो सारे सरकार के पास, हुँ, आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन सरकार ने प्रशासन से वो जानकारी ले लेनी चाहिए थी कि भैया ये रजिस्ट्री हुई है, तो किन कामों के लिए हुई है, तो वो काम तो उन्होंने नहीं किया। तो इस मामले को, हालाँकि पैसे वाले मामले को, हम मैं पहले से कह रहा हूँ कि पैसा कोई बाँटने का अख्तियार किसी को है ही नहीं। हुँ, कोई पैसे नहीं बाँट सकता, और ख़ास तौर पर ना पॉलिटिकल काम के लिए बाँट सकता है, और ना सोसाइटी के माध्यम से बाँट सकता है। माध्यम से बाँट सोसाइटी के सकता है। माध्यम से भी अगर बाँटेगा तो कैश नहीं देगा, काइंड देगा। कहीं सरकार 85 करोड़ लोगों को रो अनाज दे रही है ना, बिल्कुल, अनाज पैसा तो पहुँचा नहीं रही दे है। रही, हाँ, पैसा तो नहीं दे रही ना। हाँ, और कोविड के टाइम पे हमने देखा, लोगों ने गैस के कंटेनर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, हुँ, उसके अलावा दवाइयाँ दी, मास्क दिए, कैश तो किसी ने नहीं बाँटा, हुँ, क्योंकि ज़रूरत थी। जो कैश और काइंड ही दिया ना सर सबने। हुँ, तो कोई इस तरह का कानून नहीं है जो इनको सपोर्ट करता हो। हाँ, अपनी जेब से विक्रांत भाई वो कुछ भी दे। हाँ, आपकी अपनी जेब, आप कुछ भी करो उसका, आपका पैसा हाँ, टैक्स देने के बाद जो आपका पैसा, आप उसका कुछ भी करो, वो एक अलग बात है। वो किसी दायरे में नहीं आता। हुँ, तो ये बिल्कुल गलत था, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बात आई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, चुनाव की घोषणा। हुँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विक्रांत भाई कोई अपने आप में हुँ। कानून नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक आ, मतलब संहिता, संहिता का मतलब रूल है। हाँ, अपेक्षा की वो जाती है कि रूल्स अब है आप जो, एकदम उच्च मापदंड नहीं, रखेंगे। वो हुँ, वो सिक्योटरी बॉडी ने नहीं बनाया। हाँ, वो संसद से पारित कानून नहीं है। हाँ, वो किसी एग्जीक्यूटिव से पारित हाँ, कानून नहीं है। वो है पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद को एक आपस में चुनाव मैदान में सही तरीके से काम करने के लिए आपस अपने ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई किए। सेल्फ रेगुलेटेड। सेल्फ रेगुलेशन है वो, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर कोई वायलेशन होती है, तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज होती है अगर उसके तहत किसी कानून का उल्लंघन हुआ हो। हाँ, जैसे आतिशी पर जो अभी दर्ज हुआ है, वो एमसीसी वायलेशन का नहीं है। उनके एमसीसी वायलेशन तो उसका पार्ट है। हुँ, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, वो भारतीय न्याय संहिता के कानून के उल्लंघन में बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर कोई शराब बाँट रहा है, तो एमसीसी का वायलेशन तो है, हाँ, लेकिन वो वायलेशन होगा एक्साइज के तहत, उसके ऊपर हुँ, केस दर्ज किया जाएगा। हाँ, अगर कोई ड्रग्स बाँट रहा है, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके ऊपर दर्ज होगा। तो अगर ये पैसे बाँट रहे हैं और जूते बाँट रहे हैं,
तो इनके खिलाफ मामला दर्ज तुरंत होना चाहिए और कोई भी बाँट रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। और ये अगर चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े होंगे नहीं, कि भैया लेवल सुबह की प्लेइंग फील्ड क्योंकि कहाँ है? हाँ, क्योंकि सुबह ये जूते बाँटने की खबर आई थी और शाम को खबर आई कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। सोर्सेज़ के हवाले से कि चुनाव आयोग ने कहा है पुलिस को कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। रवींद्र भाई, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने पहले ही जवाब में टीएन शेषन साहब का ज़िक्र किया था। उनका काम करने का तरीका, उनका एक तरह से जो चुनाव आयोग की जो पूरी साख थी, वो टीएन शेषन को बनाने का श्रेय जाता है और हम लोग आज भी याद करते हैं कि इस देश में एक चुनाव आयुक्त हुआ था, जो टीएन शेषन के नाम से जाने गए थे और उन्हें आज भी याद करते हैं कि शेषन साहब का ज़माना। तो और आज का भी आप जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो अब रिटायर हो रहे हैं, उनका ये आखिरी चुनाव है। किस तरह से वहाँ से यहाँ तक के सफ़र को देखा जाए? आज तो राजीव कुमार पर सबकी नज़र इसी पर टिकी हुई है कि वो चुनाव आयोग को जाते-जाते किसी और गर्त में धकेल के जाएँगे हुँ, कि यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर उठा के जाएँगे। ये हुँ, उनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज है। हुँ, जिस तरीके से पिछले 5 वर्ष में इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख खोई है, हुँ, जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग अपने कारनामों की वजह से, सवालों के जवाब ना देने की वजह से, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट क्यों करने की वजह से लगातार सुर्खियों में रहा है, लगातार बदनामी का उनके ऊपर आक्षेप लगते रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव कुमार आखिरी में जाते-जाते कम से कम इलेक्शन कमीशन के लिए ऐसा काम करें कि लोग उनको जब या हालाँकि उन्होंने अपना इतिहास तो बना लिया है। जी, और लेकिन कम से कम थोड़ा-सा लोगों को ये भरोसा रहे, थोड़ा-सा इतिहास उनके लिए काइंडर तरीके से देख ले। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा छवि खराब कर दी इलेक्शन कमीशन की। जो लोगों का भरोसा होता था कि चुनाव आयोग कुछ कर देगा, चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आएगा, वो उन्होंने नहीं किया और विपक्ष के खिलाफ लगातार उनके काम होते रहे। सत्ता पक्ष की तरफ उन्होंने आँखें बंद रखी और इसलिए कई इलेक्शंस में गड़बड़ी हुई है। एक और बात मैं इसी में बताऊँ, जी। कैसे उन्होंने चुनाव आयोग की साख खराब करी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की जो मिलान होना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया ये संभव नहीं है। हुँ, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 5% जो मशीनें हैं, हुँ, अगर कहीं पर 100 टोटल एक लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में अगर 100 मशीनें हैं, तो कुल 5 मशीनों पर आप वीवीपैट की और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मिलान करवा मिलान क सकते हुँ, हैं। उसको ई एंड अ, वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं। चेक एंड सी एंड वी, हुँ, चेक एंड वेरिफिकेशन वो करा सकते हैं 5 हुँ, पर 5%। तो उसके बाद ये आदेश आ गया राजीव कुमार जी के चुनाव आयोग हुँ, के पास। उन्होंने एसओपी बनाया। अब हुँ, एसओपी क्या बनाया वो सुन के आपको हँसी आएगी। हाँ, उन्होंने एसओपी बनाया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि इस आदेश को हम लोग ऐसे पालन करेंगे कि जो चुनाव लड़ा गया है, जिसमें हुँ, लोगों ने वोट डाली है, उस मशीन को 100 में से 5 मशीन लेके आएँगे। हुँ। उन मशीन में जो चुनाव वोट डाले गए हैं, उस वोट को डिलीट कर देंगे और नए सिरे से मॉक पोल करवाएँगे और हाँ, उसकी और मिलान उसकी करा के गिनती दिखा करें। देंगे। हाँ। अब आप बताओ भाई साहब चुनाव आयोग के सामने क्या ये फैसला आया था? हाँ, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था जो पड़े हुए वोट हैं, उसका हाँ, मिलान कराओ पर्ची के और हाँ, उन्होंने एसओपी बना दिया ये। अब वो एसओपी जो बनाया, वो न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वॉयलेशन है, हाँ, बल्कि आम आदमी को भी नुकसान करने वाला है, बिल्कुल, वोटर को नुकसान करने वाला है। उसको इस बात बिल्कुल। का पता ही नहीं है कि उसका वोट कहाँ जा रहा है। तो हाँ। इससे ज़्यादा नुकसान इलेक्शन कमीशन और क्या करेगा इस देश में? तो राजीव कुमार जी तो हमेशा याद ही रखे जाएँगे। एक बस अंतिम सवाल जाते-जाते मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ये बहुत चर्चा होती है कि क्या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, जो रिटायर आप देश के सर्वोच्च पदों पर रहने वाले आदमी भी, क्या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ये भी कहीं न कहीं ध्यान में रहता है और क्या उसे भी थोड़ा नियंत्रित, रेगुलेट या कुछ करने की उसमें ज़रूरत अब दिखाई देने लगी है? देखिए ये तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा और ये सवाल हमेशा से उठता रहा है विक्रांत भाई कि भाई जो लोग इस तरह के डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे बैठते हैं चाहे वो सुप्रीम हुँ, कोर्ट में बैठते हों या इस तरह के सीईसी और सी सीवीसी हों विजिलेंस कमीशन हो या सीएजी उन लोगों को थोड़ा-सा अपना जब काम करते वक़्त उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर ना हो कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है सैलरी के तौर पर, भत्ते हाँ, दिए जाते हैं, घर दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें वही ध्यान में रख के किया जाता है और हुँ, बार-बार सुप्रीम कोर्ट के जज हों या उनका सैलरी बढ़ाई जाती है। हाँ,
वो उनका ध्यान यही होता है कि जब ये फैसला करें, जब वो अपने राइट्स का एक्सरसाइज करेंगे, तब ये कम से कम निष्पक्ष रहें। हाँ, लेकिन वो निष्पक्षता कहीं न कहीं प्रभावित हुई है और वो कई संस्थानों में हुई है। जो भी संवैधानिक इदारे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी साख पर बट्टा तो लगता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ये जो अल्योरमेंट है या ये लालच रहता है कि पोस्ट रिटायरमेंट उन लोगों को कुछ मिल जाए, इसकी वजह से हमने देखा है कई लोगों ने काम किया है और कई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आए भी हैं और ये केवल बीजेपी की सरकार में आए ऐसा नहीं है भाई साहब, ये हुँ, पहले भी हमने देखा है, पहले भी, बिल्कुल, पहले भी देखा है। हम बिल्कुल अगर देखा। हम लोग ये कहें कि इसके पूर्व की ना, ना, सरकारें बिल्कुल बिल्कुल साफ-साफ थी, 100%। तो हाँ, वो नहीं थी। हमने हाँ, एमएस गिल को भी देखा है, वो हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और फिर वो सरकार में मंत्री बने। मंत्री भी बने। हाँ, ये हमने बहुत सारे लोगों को देखा। हाँ, तो ये कहना कि इसी में हुआ, ये हमेशा से होता है और एक हुँ, बड़ा चैलेंज है। हुँ, लेकिन इस चैलेंज को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लोग बार-बार इन पदों का दुरुपयोग भी हम देखते हैं और उसके बाद उन लोगों को जो है वो कुछ न कुछ पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम्स में बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इस पर जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक इसका काम नहीं होगा। ऐसा कानून बनाया था जब ट्राई जो है ना ट्राई, ट्राई हुँ, के चेयरमैन का ऐसा कानून बनाया था कि 2 हाँ, बरस तक वो कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। वो 2 बरस तक जो है कोई पद नहीं ले पाएँगे। हुँ, लेकिन उसके बाद सरकार आई मोदी जी की और नृपेंद्र मिश्रा को क्योंकि उनको बनाना था, हाँ, उनका अपना पर्सनल स्टाफ में लेना था, तब उस कानून में बदलाव किया गया। बदलाव। हालाँकि चलिए वो पर्सनल एक मामला था कि उनको पर्सनल स्टाफ में किसी को भी रखें आप, अपने हाँ, भरोसेमंद व्यक्ति को रखते हैं, तब वो हाँ, बदलाव किया गया। तो ऐसे कानून बनने चाहिए, हुँ, सीईसी के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और बाकी अफ़सरों के लिए भी, ताकि बिल्कुल। लोगों में थोड़ी-सी और इनके प्रति जो है, वो आस्था जगे और लोगों का भरोसा इन संस्थानों पर ज़्यादा कायम हो। बहुत-बहुत शुक्रिया रवींद्र भाई और उम्मीद यही कि चुनाव आयोग की साख और चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, इनके जवाब मिलेंगे और हम एक बार फिर टीएन शेषन का जो दौर याद करते हैं, उस दौर को भी दोबारा से देखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी ज़रूर करवाएँ। शुक्रिया।